हमें बात करना है कि सोशल प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है, सामाजिक सुरक्षा जो है इस आउट ऑफ स्कूल बच्चों के क्यों जरूरी है। कि इन बच्चों के अलावा हमारे स्कूल में अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं जो खतरे में है। किस खतरे में है कि कभी भी वो ड्रॉप आउट हो सकते हैं। क्यों ड्रॉप आउट हो सकते हैं? क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अगर कुछ कारणों के बारे में हम बात करें कि कुछ समुदाय जिसके बारे में माधव जी बताए बताए हैं, कुछ श्रेणियां हैं, कुछ कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके ड्रॉप आउट रेट काफी हाई है। आप यूडाइस डेटा अपना जिले का जो है यूडाइस डेटा उठा लीजिए, स्टेट का यूडाइस डेटा उठा लीजिए, सामाजिक वर्ग के हिसाब से, बच्चों के कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से बच्चे जो है बहुत ज्यादा संख्या में ड्रॉप आउट हो रहे हैं। माधव जी ने आपको ट्राइबल समुदाय के बारे में बताए हैं, थारू कम्युनिटी के बारे में बताए हैं, सहरिया कम्युनिटी के बारे में बताए हैं। उन्होंने जो कामकाजी बच्चे हैं उनके बारे में बताए हैं, जो फैक्ट्री में या और कहीं पर काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे घर में काम कर रहे हैं, उनके बारे में आपको बताए हैं। साथ साथ हम अगर एससी कम्युनिटी एवं एससी कम्युनिटी के अंदर जो गर्ल्स है, लड़कियां हैं, उसका देखेंगे, उनका भी ड्रॉप आउट रेट काफी हाई है। माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे काफी ज्यादा मात्रा में स्कूल छोड़ रहे हैं। इनके अगर आप कारण पूछेंगे तो बहुत सारे कारण हैं, पर अगर हम कुछ उदाहरण लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इन बच्चों की स्थिति क्या है। आप सब लोग स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो जिनके माता या पिता नहीं है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको घर का काम करके फिर स्कूल में आना पड़ता है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके बड़ी बहन या बड़ा भाई जो है वो ऑलरेडी कामकाजी हो गए हैं, पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके चाइल्ड मैरिज हो गए हैं, मतलब उनके बड़ी दीदी के चाइल्ड मैरिज हो गए हैं। तो ये सारे बच्चे जो है या बच्चे जो दिव्यांग बच्चे हैं, या उनके माता पिता में कोई या दोनों में दोनों दिव्यांग है, या किसी का नौकरी चला गया है, या किसी का इनकम रुक गया है, किसी किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि घर चला सके। तो आप अपने स्कूल में 100 बच्चे अगर है तो आप देखेंगे 20-25 ऐसे कुछ बच्चे आपको मिलेंगे जिनके साथ कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। स्कूल का भूमिका इसमें क्या होगा? आप बता सकते हैं भाई, हम तो पढ़ाने के लिए है, हम पढ़ाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि हमारा उपस्थिति दर सही रहे। उपस्थिति दर सही करने के लिए हम माता पिता से संपर्क रखेंगे, एसएमसी के माध्यम से स्कूल में होम विजिट करवाएंगे, एवं खुद भी होम विजिट करेंगे, अटेंडेंस बढ़ाएंगे, अच्छा से पढ़ाएंगे। पर ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे मैंने अभी कुछ समस्याओं के बारे में बताया आपको, जो आपके नियंत्रण में नहीं है। आप उसके बारे में आप अगर चाहे भी बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके हालात जो है ऐसे हैं, उन हालात में बदलाव लाने के लिए एक शिक्षक के जो अधिकार है या जो कर्तव्य है या जो कर सकते हैं, वो उसके अंदर वो नहीं आता है, और बहुत कुछ वो नहीं कर सकते हैं। पर ऐसे बच्चे आपको पता है कौन सा बच्चा है, आप जानते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं है कि कौन से बच्चे खतरे में है जो ड्रॉप आउट हो सकता है, कौन से बच्चे के फैमिली में क्या हो रहा है, उनके माता पिता के साथ क्या है, या उनके भाई बहन के साथ क्या है, क्या कामकाजी है या नहीं, घर के जो देखभाल करना पड़ता है या नहीं, छोटे बच्चों का, छोटे भाई बहनों का देखभाल करना पड़ता है या नहीं, ये सब कुछ आप जानते हैं। तो एट द सेम टाइम आपका संबंध बहुत सारे कारणों से एवं विद्यालय प्रबंधन समिति एवं वीईसी के कारणों से, जो है विलेज एजुकेशन कमेटी के कारण से, ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत के आपका संबंध जो है बहुत बढ़िया है। तो ये स्थिति है, एक आपके हाथ बांधे हुए, बहुत कुछ आप नहीं कर सकते इन बच्चों के बारे में। एट द सेम टाइम आपके जो है ग्राम प्रधान है, उनके साथ आपका संबंध बहुत बेहतर रहता है। उनके साथ दिन प्रतिदिन कोई ना कोई काम में आपको उनका सहयोग लेना पड़ता है, या आप उनको सहयोग देते हैं, और स्कूल में जो उनका जिम्मेदारी है उनके वजह से आपके साथ उनके संबंध बहुत अच्छा रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट के हो या अलग अलग विभागों का हो, जो इन बच्चों के लिए लागू हो सकता है।
तो क्या हमारा जिम्मेदारी है ये लागू करवाना? नहीं, हमारा जिम्मेदारी नहीं है, ये ग्राम पंचायत का जिम्मेदारी है। पर आपका भी कुछ उत्तरदायित्व है, आप क्या कर सकते हैं आगे जाके हम बताते हैं। ये पूरे काम में जो है, अगर आप उन बच्चों को प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, सोशल प्रोटेक्शन नहीं देते, सामाजिक सुरक्षा नहीं देते हैं, तो ये बच्चा ड्रॉप आउट कर जाएंगे। पर आप सोशल प्रोटेक्शन कैसे देंगे, उसके बारे में आगे जाके हम बात करते हैं। नेक्स्ट, शारदा में पिछले बार भी दिया गया था संलग्नक 7 में, इस बार संलग्नक 6 में दिया गया है। आप देखेंगे कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट हो सकते हैं। इसमें 9 ऐसे कैटेगरी दिया हुआ है, पर जरूरी नहीं है ये 9 कैटेगरी ही है, ऐसे भी और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आपको हो सकता है कि वो खतरे में है, जो ड्रॉप आउट हो सकते हैं। जैसे एक माँ के द्वारा पालन किए वाले बच्चे, या ऐसा भी बच्चे हो सकते हैं जो पिता के पास रहते हैं, माँ नहीं है, और पिता जो है सारा दिन काम में लगे रहते हैं, और बच्चों की देखभाल जिस तरीके से करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। एक या दोनों माता पिता जिनका विकलांग है, इसका मतलब क्या है, घर में इनकम कम है और बच्चों को सहयोग करना पड़ता है, तो वो भी बच्चा ड्रॉप आउट हो सकते हैं। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा प्रतिशत में देखेंगे, करीबन 38% बच्चे ऐसे हैं जो 100 में से अगर 100 दिव्यांग बच्चे हैं, उसमें से 30 से भी ज्यादा बच्चे जो है दिव्यांग बच्चे हमारे स्कूल में नहीं आ रहा है। उसके 2 कारण हैं। एक तो कुछ बच्चों को हम पहचान नहीं पाए हैं, उनके दिव्यांगता क्या है वो नहीं पहचान पाए हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे स्कूल में तो भर्ती हैं, पर वो स्कूल बहुत कम आ पाते हैं, क्योंकि उनको फिजियोथेरेपी नहीं मिला, स्पीच थेरेपी नहीं मिला, जो आप पढ़ाते हो समझ नहीं पाते हैं, या उनको स्कूल आने के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो अभी तक नहीं मिला हुआ है। जिस तरीके का एड्स एंड अप्लायंसेस मिलना चाहिए, उस तरीके के एड्स एंड अप्लायंसेस नहीं मिला, अगर मिला भी है उसका उपयोग ठीक से नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे कारण है जो ये बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और आखिर में जाके क्लास 8 के बाद शायद ही जो है किसी दिव्यांग बच्चे हमको मिलते हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं। 18 साल कम उम्र में कोई काम करने लगे हैं बच्चे, और उसके भाई आपके साथ आपके पास आपके साथ पढ़ते हैं, आपके स्कूल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लीज। और ये जो कैटेगरी है, 5वां कैटेगरी है कि परिवार के सहयोग प्रदान करने हेतु बच्चे द्वारा बाल मजदूरी। ये आपको या तो वो पूरा वाला बाल मजदूरी कर रहे, स्कूल नहीं आ रहे हैं, या स्कूल के बाद या स्कूल के पहले वो पूरा मजदूरी में लगे हुए हैं और अपने परिवार को जो है सहायता कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। माता पिता द्वारा मौसमी पलायन कर रहे हैं। ये मौसमी पलायन छोटे समय के लिए हो सकता है, 3 महीने के लिए भी हो सकता है। ये मौसमी पलायन 7 या 8 महीने के लिए भी हो सकता है। जैसे ईंट भट्टों में जो मौसमी पलायन हो रहा है वो 7 या 8 महीनों के लिए हो रहा है, पर कंस्ट्रक्शन वर्क या दूसरे खेती के काम के लिए भी मौसमी पलायन होते हैं उत्तर प्रदेश से, और वहां से भी बच्चे आते हैं मौसमी पलायन करते हुए। तो ये 2 से 4 महीना बोल सकते हैं, ऑन एन एवरेज 3 महीने। इनके लिए भी बहुत अच्छे सुविधाएं जो है भारत सरकार की तरफ से एवं प्रदेश सरकार की तरफ से है, वो सुविधाएं हम उनको दे सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, आप ये जो कैटेगरी है, 7 कैटेगरी, आप देखेंगे हर एक स्कूल में ये बच्चे मिल जाएंगे। नाना नानी या दादा दादी द्वारा पला जा रहा है। बच्चे के माँ बाप या तो अलग है या नहीं है, या एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, जो भी है, या बच्चे अबंडन है। मैं हर बार फील्ड विजिट में मुझे ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनका ना तो माँ है ना तो पिताजी है, दोनों जिंदा है, पर किसी और के साथ उनको रहना पड़ रहा है। बच्चे को या तो दादा दादी, नहीं तो बुआ के पास, या नहीं तो किसी और रिश्तेदार के पास रहना पड़ रहा है। हमारे स्कूलों में ऐसे बच्चों का संख्या काफी अधिक है और इनको प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। आउट ऑफ स्कूल जो बालिकाएं हैं जो हमारे कस्तूरबा गांधी में पढ़ते हैं, उनके लिए भी प्रोटेक्शन देना है, उनको भी हमें जोड़ना है प्रोटेक्शन स्कीम से। और जो लड़कियां जिनके माता पिता कामकाजी हैं और छोटे भाई बहनों को उनको देखना पड़ता है, ऐसे बच्चे
हजारों मिल जाएंगे आपको, जिनको हमें कन्या सुमंगला जो योजना जो राज्य सरकार का बहुत ही बेहतरीन एक योजना है, जिसके साथ हम उनको जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, तो सीधा सीधा रणनीति ये है, जैसे मैंने पहले भी आपको बता रहा था कि आपको पता है कौन से बच्चे हैं, आप एसएमसी के साथ बैठक करें और इन बच्चों का एक सूची बनाएं। कैसे सूची बनाएंगे, अभी थोड़ी देर में आपको बताते हैं। और फिर ये सूची बनाने के बाद आप ये जो है कौन से स्कीम उसके लागू होगा, कितना पैसा मिलेगा और जो जानकारी है वो सारे लिख के आपको देना पड़ेगा अपने ग्राम प्रधान को, और उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि ये योजना इन बच्चों के लिए लागू करा जाए। आगे चलिए। हर बच्चे का एप्लीकेशन को फॉलो अप करना आपके पास संभव नहीं होगा कि जिला अधिकारी के पास या जिले में जो विभाग के अधिकारी है उनके पास जाना और उनके साथ बातचीत करके स्कीम देना। आपको सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा। सूची का जो ढांचा दिया हुआ है शारदा गाइडलाइंस में, वो देख लीजिए। बड़ा सिंपल सा सूची है। गांव का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, विकास खंड का नाम, जनपद का नाम, सॉरी कुछ यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। ग्राम प्रधान का नाम, प्रधानाध्यापक का नाम और विद्यालय का नाम, ये लिखना है, इतना सा लिखना है। और जो जो बच्चे आपने चिन्हांकन किए हैं, वो 4 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो। मैं किसी स्कूल में 18-20 भी बच्चे मिले हैं। किसी स्कूल में मैंने देखा हूँ 45-50 एनरोलमेंट है, उसमें 12 बच्चे एकल माँ के हैं। ऐसे बहुत सारे स्कूल मैंने देखा हूँ। तो इन बच्चों का संख्या काफी ज्यादा है। ऐसा भी स्कूल देखा हूँ जहां पर 7-8 दिव्यांग बच्चे हैं। ऐसा भी स्कूल देखा हूँ कि जहां पर 4-5 बच्चे मिल गए जो अपने नाना नानी या दादा दादी के पास रहते हैं। सिंपल, ये बहुत ही साधारण सा एक लिस्ट है। इस लिस्ट को एसएमसी के साथ बनवाइए और एक पत्र द्वारा साइन करके आप जो है ये ग्राम प्रधान को दीजिए। बस इतना ही करिए कि क्या हुआ, हा? ताकि उनके ये प्रायोरिटी में रहे। उनको बताए कि ये हम इसलिए दिए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे एक भी बच्चा ड्रॉप आउट ना हो। हम मेहनत से पढ़ा रहे हैं, लगन से पढ़ा रहे हैं, फिर भी बच्चे ड्रॉप आउट हो सकते हैं क्योंकि उनके सामने कुछ मजबूरियां हैं। और इसलिए ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार समग्र शिक्षा अभियान के तहत ये शुरू किए हैं। आप प्लीज इस लिस्ट को लीजिए और जो आपको करना है वो करिए।